हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजन टेक एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर, जिसमें मैंने आपको डीसी सीरीज जनरेटर की 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था। जिसमें स्टूडेंट पहला था हमारा मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा था हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और तीसरा क्या था स्टूडेंट हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ उसके बारे में कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है स्टूडेंट, बेसिकली हम वोल्टेज और करंट के बीच में आपस में रिलेशन देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज करंट के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे अगर बात करें मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में होता क्या है स्टूडेंट, बेसिकली हम मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा मशीन का मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में देखते हैं कि हमारा जो मशीन का पोल है या हमारी पोल वाइंडिंग है जिसके थ्रू हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, अर्थात हमारी जो आर्मेचर करंट होती है या हमारी सीरीज फील्ड करंट होती है वो कितना फ्लो करती है, तथा हमारी जो नो लोड वोल्टेज है उसमें आपस में क्या रिलेशन प्राप्त होता है। दूसरा क्या था स्टूडेंट हमारा, दूसरा था हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है स्टूडेंट, बेसिकली जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो मशीन के इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, अर्थात जो हमारा मशीन का रोटर सेक्शन अर्थात हमारा आर्मेचर सेक्शन है उसके थ्रू हमारी कितनी करंट फ्लो कर रही है तथा हमारा जनरेटेड वोल्टेज कितना प्राप्त हो रहा है, तथा हम इन दोनों के बीच में आपस में एक रिलेशन देखते हैं कि हमारा आर्मेचर करंट और हमारा जनरेटेड वोल्टेज के बीच में आपस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे प्राप्त होता है या किस प्रकार से हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्राप्त होता है। तीसरा स्टूडेंट हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर, अर्थात हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा मशीन के एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जैसे हमारा मशीन के लोड हो गया स्टूडेंट और हमारा लोड करंट और हमारी टर्मिनल वोल्टेज के बीच में आपस में खींचा गया ग्राफ एक प्रकार से हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर होता है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने आपको पिछले लेक्चर में इन तीनों के बारे में बता दिया था। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट हमारा वो क्या है, हमारा डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर के अंदर स्टूडेंट हम पहली बात हमारा इंट्रोडक्शन देखें कि हमारा डीसी शंट जनरेटर होता क्या है या किस प्रकार से इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन, और तीसरा हमारा क्या देखेंगे स्टूडेंट कि इसमें जो फॉर्मूला निकल कर आते हैं वो किस किस प्रकार से निकल कर आते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे स्टूडेंट कि हमारा जो डीसी शंट जनरेटर होता है कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो जल्दी से टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट, डीसी शंट जनरेटर। तो जैसे आप सभी ने पहले भी या पढ़ा होगा, जैसे हम सेमेस्टर में पढ़ते हैं और हमारे कंपटीशन की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सब ने शायद कॉलेज टाइम या हमारे कंपटीशन में इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज थोड़ा अच्छे से जानेंगे कि हमारा शंट जनरेटर होता क्या है, किस प्रकार से इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन है और किस प्रकार से इसका डेरिवेशन है। तो बात करते हैं डीसी शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर होता क्या है स्टूडेंट, एक ऐसा जनरेटर होता है जिसकी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अर्थात स्टूडेंट जैसे हमने इनके नाम रखे हैं शंट जनरेटर या हमारा जो सीरीज जनरेटर था और हमारे कंपाउंड जनरेटर, ये केवल इस बात पर इनके नाम रखे गए स्टूडेंट कि इनमें हमने फील्ड वाइंडिंग को किस प्रकार से कनेक्ट किया है। अगर आप फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो जनरेटर बनेगा स्टूडेंट वो एक प्रकार से डीसी सीरीज जनरेटर बनेगा। अगर आप उसी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट हमारा शंट जनरेटर बनकर तैयार होगा। तीसरी बात, अगर आप सीरीज फील्ड
और हमारी शंट फील्ड को आपस में कंबाइन करके आर्मेचर के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो इस प्रकार से जो जनरेटर बनकर तैयार होगा वो होगा स्टूडेंट हमारा डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो कुछ इस प्रकार से इनमें आपस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है कि हमने सीरीज जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसे किस प्रकार से हमने इस आर्मेचर के साथ में कनेक्ट किया है। तो जैसे अगर बात करें डीसी शंट जनरेटर, तो शंट जनरेटर इसका नाम केवल इस वजह से रखा गया है स्टूडेंट कि इसमें हमने फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के शंट में कनेक्ट किया है। अर्थात अगर बात करें इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन की तो कुछ इस प्रकार से होते हैं स्टूडेंट। माना मेरे पास में ये हमारा रोटर सेक्शन अर्थात हमारा आर्मेचर है, ठीक है स्टूडेंट। दूसरी बात, जो हमारा आर्मेचर होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी आर्मेचर वाइंडिंग भी प्लेस की होती है। अर्थात जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होगी उसका एक रेजिस्टेंस मानते हैं हम, जिसे हम कहते हैं आर है, अर्थात हमारा आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। दूसरी बात, आर्मेचर से ही हमारा जनरेटेड ईएमएफ होता है जिसे हम बोलते हैं ईजी, अर्थात हमारा जनरेटेड वोल्टेज। तीसरी खास बात क्या है स्टूडेंट, बेसिकली जो हमारा जो जनरेटर होता है उसका बेसिकली वर्क होता क्या है स्टूडेंट। एक प्रकार से आप इसे किसी सोर्स या किसी प्राइम मूवर के थ्रू इसे मैकेनिकल एनर्जी देकर इससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कराते हैं। अर्थात स्टूडेंट इसके आर्मेचर को घुमाने के लिए हमें किसी प्राइम मूवर की जरूरत पड़ती है। प्राइम मूवर स्टूडेंट एक ऐसा सोर्स होता है जो इसे मैकेनिकल एनर्जी देने का कार्य करता है। अर्थात यहाँ से आप इसको आर्मेचर को मैकेनिकल एनर्जी देंगे और ठीक उसी प्रकार से हमारा जो मशीन का रोटर सेक्शन है इस प्राइम मूवर के थ्रू घूमने से एक ईएमएफ जनरेट करता है जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट हमारा जनरेटेड वोल्टेज या जनरेटेड ईएमएफ। तीसरी बात क्या है स्टूडेंट, इसी आर्मेचर के साथ में हमारे कार्बन ब्रश लगे होते हैं। कार्बन ब्रश जैसे हमने जब मशीन का बेसिक कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे स्टूडेंट, तो उसमें हमने जाना था कि हमारा कार्बन ब्रश होता क्या है। जैसे थोड़ा बता दूं मैं आपको कि कार्बन ब्रश एक सेल्फ लुब्रिकेंट मटेरियल होता है जिसकी खास बात क्या है स्टूडेंट, हमारे मशीन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को आर्मेचर से कलेक्ट करके, डीसी जनरेटर के केस में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट कि हमारा जो आर्मेचर से जो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक ईएमएफ जनरेट होगा तो इस कार्बन ब्रश के थ्रू हमारा कलेक्ट कर दिया जाएगा। जो बाहरी हमारा एक्सटर्नल सर्किट होगा अर्थात जहाँ पर हमारा लोड कनेक्ट होगा वहाँ पर ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट को बाहर सर्किट में भेज देगा। अर्थात इसका केवल यही कार्य होता है हमारा डीसी जनरेटर के अंदर कि इससे आर्मेचर से इलेक्ट्रिक करंट को कलेक्ट करके बाहरी सर्किट में भेजना। दूसरी बात, अगर कार्बन ब्रश के कुछ और बातें जाने तो स्टूडेंट तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन में बताया था कि हमारा जो कार्बन जो ब्रश होता है उसके क्या क्या वर्क है और किस मटेरियल से बना होता है और क्यों हम इसमें कार्बन ब्रश का ही यूज करते हैं। तो ये सब चीजें हम स्टूडेंट पहले कुछ वीडियो में पढ़ चुके हैं जहाँ पर हमने इसके बारे में काफी ज्यादा जानकारी दी थी। दूसरी बात, अभी जो हम पढ़ रहे हैं डीसी शंट जनरेटर की बेसिक कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद होता क्या है स्टूडेंट, हमारा यहाँ से हमारा एक शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट रहती है। शंट फील्ड वाइंडिंग हमारे आर्मेचर के साथ में शंट में कनेक्ट होती है। तो ये क्या है स्टूडेंट, हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग, जिसका मान लेते हैं कोई ना कोई रेजिस्टेंस है जिसे मैं शो करूंगा RSH, अर्थात हमारा शंट फील्ड रेजिस्टेंस। तो शंट फील्ड रेजिस्टेंस के बारे में कुछ जानकारी देते हैं स्टूडेंट कि हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता क्या है। बेसिकली स्टूडेंट जो हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। अर्थात स्टूडेंट
इसे हम अधिक नंबर ऑफ टर्न तथा पतले वायर का बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्योंकि स्टूडेंट बेसिकली जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है R बराबर रो एल अपॉन ए। जैसे मैंने बताया कि आप इसे पतला वायर का बनाएंगे, अर्थात इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम रखेंगे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम रखने से हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अर्थात हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दूसरी बात मैंने बताया कि पतले वायर का तथा अधिक नंबर ऑफ टर्न, अर्थात मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ से मैंने इसकी लेंथ को इंक्रीज किया, अर्थात लेंथ के बढ़ाने से भी हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसलिए शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस के काफी ज्यादा होता है, अर्थात जो हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस है इससे काफी ज्यादा हमारा शंट रेजिस्टेंस होता है। दूसरी क्या बात है स्टूडेंट, इसी आर्मेचर के पैरेलल में हमारा लोड भी कनेक्ट रहता है। ये क्या है हमारा स्टूडेंट, लोड, जिसे मैं शो करूंगा RL। मान लेते स्टूडेंट ये हमारा वेरिएबल लोड है, अर्थात आप इसे अपने अकॉर्डिंग इसे घटा या बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट कुछ ऐसा इसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है कुछ इस प्रकार से देखा जा सकता है कि हमारा जो शंट जनरेटर है उसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से बनाई जाती है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ से मेरा आर्मेचर बना, उसके बाद मैंने इसे प्राइम मूवर से घुमाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर कोई ईएमएफ जनरेट हुआ। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, हमारे अगर ईएमएफ है तो इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। माना कि यहाँ से हमारी आर्मेचर करंट फ्लो करना स्टार्ट करती है। आर्मेचर करंट क्यों रखा है स्टूडेंट, क्योंकि ये हमारे आर्मेचर सेक्शन से प्रोड्यूस हुआ। तो आर्मेचर सेक्शन से निकलने वाली करंट हमारी आर्मेचर करंट जो इस जंक्शन पॉइंट पर आकर स्टूडेंट किरचॉफ लॉ आपने पढ़े होंगे शायद कि जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल में किरचॉफ वोल्टेज लॉ और हमारे किरचॉफ करंट लॉ जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ से कोई करंट गई स्टूडेंट तो इस जंक्शन के बाद क्या हुआ स्टूडेंट, हमारा दो पार्ट्स में ये करंट डिवाइड होगी। मान लेते हैं लोड सेक्शन के अंदर जाने वाली करंट हमारी IL क्यों रखा, क्योंकि ये हमारा लोड है, इसी के साथ में हमारी लोड करंट भी फ्लो करेगी। दूसरी बात, शंट फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट को हम मानते हैं ISH, अर्थात हमारी DC शंट करंट। तो जो हमारी आर्मेचर करंट थे स्टूडेंट इस जंक्शन पॉइंट पर जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला हमारा ISH अर्थात हमारी शंट करंट, दूसरा हमारा IL अर्थात हमारी लोड करंट। तो इन सब के बारे में स्टूडेंट यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा जो RA क्या है और हमारा EG और हमारा IA और हमारा ISH और IL होता क्या है स्टूडेंट। तो यहाँ से बात करें स्टूडेंट हमारा RA क्या है स्टूडेंट, हमारा आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। दूसरा यहाँ से जो EMF जनरेट हुआ जिसे माना है मैंने EG, अर्थात ये क्या है हमारा जनरेटेड वोल्टेज। उसके बाद यहाँ से जो गुजरने वाली करंट है, यहाँ से जो करंट प्रोड्यूस हुई स्टूडेंट वो क्या है हमारी IA, अर्थात ये क्या है हमारा आर्मेचर करंट। उसके बाद जो हमारी आर्मेचर करंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई। पहला है हमारा ISH जिसे मैंने माना है शंट करंट, और दूसरा क्या है हमारा IL जिसे मैंने शो किया है हमारा लोड करंट। उसके बाद क्या है स्टूडेंट हमारा RSH अर्थात हमारा शंट रेजिस्टेंस, और RF क्या है स्टूडेंट हमारा
लोड रेजिस्टेंस। तो कुछ इस प्रकार से इसके कुछ जो हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन है उसमें ये क्या चीज़ें होती है, जैसे हमारा ए जी जनरेटिंग वोल्टेज, आर ए हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस, आई ए हमारा आर्मेचर करंट और शन रेजिस्टेंस और हमारा लोड रेजिस्टेंस। इस प्रकार से हमारा जो डीसी शंट जनरेटर का बेसिक कंस्ट्रक्शन को देखा जा सकता है। तो आगे बात करते हैं स्टूडेंट हमारा इसके अंदर इसके डेरिवेशन पार्ट के बारे में, कि हमारे जो ये हमारा जैसे आर्मेचर रेजिस्टेंस, जनरेटेड वोल्टेज और हमारी आर्मेचर करंट और शंट करंट, इनमें आपस में रिलेशन को देखते हैं कि इनमें आपस में हमारा किस प्रकार से रिलेशन प्राप्त होता है। दूसरी बात स्टूडेंट, हम जो लोड पर प्राप्त होने वाले वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज या हमारी लोड वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। दूसरी बात, क्योंकि स्टूडेंट लोड और हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहाँ पर जितनी वोल्ट इस लोड के क्रॉस प्राप्त होगी उतनी ही वोल्ट हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस पर प्राप्त होगी, अर्थात लोड वोल्टेज और हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है स्टूडेंट कि हमारा जो VL होता है वो क्या होता है, हमारा लोड वोल्टेज, लोड वोल्टेज। तो आगे बात करते हैं स्टूडेंट इसके डेरिवेशन पार्ट के बारे में। जैसे यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम केवल 3 चीजें कैलकुलेट करते हैं। पहला क्या है स्टूडेंट, मैंने जैसे डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर बताया था कि पहला जो पार्ट होता है स्टूडेंट, हम केवल ये चीजें देखते हैं कि हमारी जो फील्ड करंट और हमारी आर्मेचर करंट और हमारी लोड करंट के बीच में आपस में क्या रिलेशन प्राप्त होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट देखते हैं कि हमारा आर्मेचर करंट और लोड करंट और हमारी शंट करंट के बीच में आपस में क्या रिलेशन प्राप्त होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जनरेटेड वोल्टेज कितनी होती है, उसके बाद बात करते हैं हमारी टर्मिनल वोल्टेज कितनी प्राप्त होती है, और बाकी जो चीज़ें हम देखते हैं स्टूडेंट हमारी आर्मेचर पावर और हमारी लोड पावर। तो अभी बात करते हैं अगर इनमें आपस में करंट में रिलेशन क्या प्राप्त होता है। तो बेसिक जो स्टूडेंट हमारा पहला जो पॉइंट है वो क्या है स्टूडेंट, हमारा करंट में रिलेशन देखें कि हमारी जो आर्मेचर करंट, शंट करंट और हमारी लोड करंट के बीच में आपस में रिलेशन क्या है। तो फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, हमारा करंट। तो करंट अगर देखें स्टूडेंट, IA अर्थात हमारी आर्मेचर जो करंट है वो किसके इक्वल है, हमारी IL प्लस ISH। ये कहाँ से निकल कर है स्टूडेंट, यहाँ से देखते हैं। जैसे किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग हमारा किसी जंक्शन पर आने वाली धाराएं अर्थात हमारी किसी जंक्शन पर आने वाली करंट उस जंक्शन से जाने वाली करंट के इक्वल होती है। अर्थात स्टूडेंट यहाँ से जितनी करंट इस जंक्शन के पास इस जंक्शन पर पहुंचती है वो करंट यहाँ से आपस में इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अर्थात कह सकते हैं स्टूडेंट कि इस जंक्शन के पास आने पर हमारी आर्मेचर करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो जो हमारा आर्मेचर करंट है स्टूडेंट वो हमारी लोड करंट अर्थात हमारी शंट करंट इन दोनों के योग के बराबर होती है। अर्थात हमारी आर्मेचर करंट इस शंट करंट के और लोड करंट के जोड़ के बराबर होती है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें हमारा आर्मेचर करंट का फॉर्मूला निकल कर आती है कि हमारा आर्मेचर करंट कितना होता है। कुछ क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट हमारे जैसे डीसी शंट जनरेटर के केस में पूछ लिया जाता है कि यदि हमारी लोड करंट इतनी है या हमारी शंट करंट कितनी है तो यहाँ से आर्मेचर करंट को कैलकुलेट करें। तो क्या है स्टूडेंट, हमारा इन दोनों के योग के बराबर। आपको इनमें से किन्हीं 2 पॉइंट्स के बारे में बता दिया जाएगा और तीसरा आपसे पूछ लिया जाएगा। तो बेसिकली ये यहाँ पर नोट है कि इसको जरूर याद रखिए कि हमारा आपस में करंट में रिलेशन क्या प्राप्त होता है।
उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट हमारा टर्मिनल वोल्टेज कि हमारी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितनी प्राप्त होती है। जैसे हमारी टर्मिनल वोल्टेज या हमारी लोड वोल्टेज को मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारी टर्मिनल वोल्टेज होगी। तो देखते हैं स्टूडेंट हमारी टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता क्या है स्टूडेंट। तो क्या होता है स्टूडेंट, टर्मिनल वोल्टेज या हमारी लोड वोल्टेज बराबर Eg अर्थात हमारा जनरेटेड वोल्टेज माइनस IA इंटू RA। ये क्या है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। तो देखते हैं स्टूडेंट ये निकलकर कहाँ से आया। जैसे आप डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ स्टूडेंट, हमारा टोटल जनरेटेड वोल्टेज कितनी थी हमारी Eg अर्थात हमारा जनरेटेड EMF। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, हमारा आर्मेचर का जो रोटर सेक्शन है जिसके अंदर हमारी आर्मेचर वाइंडिंग पड़ी हुई है, उसके बाद उनका क्या है, कोई ना कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ से कोई ना कोई करंट भी फ्लो कर रही है जिसे मैंने माना है हमारी आर्मेचर करंट। तो क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से जितना जनरेटेड EMF है उससे हमारे इस करंट और रेजिस्टेंस की वजह से होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को अगर हम इस जनरेटेड EMF में से घटा दें तो हमारी टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होती है। तो कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट इसे समझा जा सकता है कि हमारा जो टोटल जनरेटेड वोल्टेज है उसमें से यदि मैं रास्ते में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को घटा दूं, अर्थात हमारा आर्मेचर करंट और हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को यदि मैं जनरेटेड EMF में से घटा दूं तो हमारी टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होती है। तो कुछ इस प्रकार से देखा जा सकता है स्टूडेंट कि हमारा जनरेटेड EMF में से हमारे रास्ते में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को यदि घटा दिया जाए तो हमारे लोड पर पहुंचने वाली वोल्टेज क्या होगी, VL बराबर Eg माइनस IA इंटू RA। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद एक जो और फॉर्मूला निकल कर आता है स्टूडेंट, वो क्या है हमारा टर्मिनल वोल्टेज का, VL बराबर Eg माइनस RA इंटू IL प्लस ISH। ये कैसे निकल कर आया स्टूडेंट, जैसे मैंने रिलेशन बताया था आपको करंट का कि जो हमारी आर्मेचर करंट होती है वो लोड करंट और हमारी शंट करंट का योग होती है। तो यहाँ से मैंने इस आर्मेचर करंट का जो फॉर्मूला था हमारा यहाँ पर रख दिया। तो कुछ इस प्रकार से भी हमारी टर्मिनल वोल्टेज को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट हमारा RSH कि यहाँ से हम हमारा शंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपको बता दो स्टूडेंट कि ये जो सेक्शन है हमारा लोड सेक्शन और हमारा शंट रेजिस्टेंस, इनमें मैंने बताया था आपको कि अगर पैरेलल में आप बात करें तो आपस में अगर एक ब्रांच या हमारी दो ब्रांच या फिर हमारी 9-10 कितनी भी ब्रांच आपस में पैरेलल में कनेक्ट है स्टूडेंट, तो आप सभी को शायद पता ही होगा कि हमारी पैरेलल में वोल्टेज समान होती है। अर्थात आप इसके साथ में इस आर्मेचर के साथ में कितनी भी चीजें पैरेलल में कनेक्ट करें तो वहां पर सब में इक्वली वोल्टेज प्राप्त होगी। अर्थात जितनी वोल्टेज हमारी लोड सेक्शन के पास में प्राप्त हो रही है उतनी हमारी शंट रेजिस्टेंस के पास में प्राप्त होगी। अर्थात जो हमारी शंट रेजिस्टेंस है इसके पास भी हमारी VL प्राप्त होगी, अर्थात हमारी लोड वोल्टेज प्राप्त होगी। तो क्या होगा स्टूडेंट, हमारा RSH बराबर VL अपॉन ISH।
ओम के नियम के अनुसार स्टूडेंट हमारा R बराबर V/I। तो यहाँ पर V क्या है स्टूडेंट हमारा VL, अर्थात हमारा जितना वोल्टेज यहाँ पर है इतना ही यहाँ पर, जिसे मैंने लिया है VL। और इससे गुजरने वाली करंट क्या है स्टूडेंट हमारी ISH, अर्थात हमारी शंट करंट। तो यहाँ से हमारा ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे पूछ लिया जाता है कि हमारी लोड वोल्टेज इतनी और हमारी शंट रेजिस्टेंस इतना है, तो इस डीसी शंट जनरेटर का शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो कुछ इस प्रकार से हम शंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट हमारा, उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट हमारा, यहाँ से देखते हैं हमारी लोड पावर कितनी कैलकुलेट होती है। उसके बाद क्या स्टूडेंट हमारा लोड पावर कितनी प्राप्त होगी, अर्थात स्टूडेंट हमारा लोड के पास में कितनी इलेक्ट्रिक पावर पहुंचेगी, अर्थात वहां पर कितनी इलेक्ट्रिकल पावर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं लोड पावर की। तो लोड पावर, जैसे पावर का बेसिक जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स कक्षा 8 से लेकर 12, उसके बाद हमारा बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो डीसी पावर अर्थात जो बेसिक पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा P बराबर V/I, अर्थात वोल्टेज इंटू करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिकल पावर। तो लोड पावर के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट हमारा, तो लोड पावर क्या होगी हमारी VL/IL, क्योंकि लोड के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लोड वोल्टेज को लेंगे और हमारा लोड करंट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट हमारा लोड पावर। उसके बाद क्या होते हैं स्टूडेंट, हम देखते हैं कि हमारा आर्मेचर कितनी इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप करता है। आर्मेचर पावर स्टूडेंट बेसिकली हम देखेंगे कि हमारा जनरेटेड ईएमएफ कितना है और वहां से हमारी इलेक्ट्रिकल करंट कितनी फ्लो करती है। तो इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं स्टूडेंट कि हमारे आर्मेचर जो सेक्शन था उसने कितना ईएमएफ जनरेट किया। तो यहाँ से देखें स्टूडेंट कि हमारा जनरेटेड ईएमएफ कितना है EG। उसके बाद इस आर्मेचर के पास में कितनी इलेक्ट्रिक करंट है, तो करंट क्या है स्टूडेंट हमारी, यहाँ से हमारी IA, अर्थात हमारी आर्मेचर करंट। तो कुछ इस प्रकार से हमारी आर्मेचर पावर को भी देखा जा सकता है। या हमारी PA क्या होगी, यानी अर्थात हमारी आर्मेचर पावर क्या होगी EG इंटू IA, अर्थात जो हमारा जनरेटेड वोल्टेज इंटू आर्मेचर करंट का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा हमारा, क्या होगा स्टूडेंट हमारा एक प्रकार से हमारी आर्मेचर पावर होगी, अर्थात जो हमारा आर्मेचर कितनी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करेगा। तो कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट इसके बेसिक फॉर्मूला जो है निकल कर आते हैं, जिसमें पहला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हमारा करंट के रिलेशन के बारे में। उसके बाद क्या है स्टूडेंट हमारा लोड वोल्टेज कितना प्राप्त होता है। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट हमारा, इन दोनों पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा जनरेटेड वोल्टेज इतनी है और हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस और आर्मेचर करंट को प्रदान करेगा, तो हमारी लोड वोल्टेज कितनी प्राप्त होगी। तो कुछ इन फॉर्मूला से स्टूडेंट हमारे कुछ जो डेरिवेशन सेक्शन जो हमारे जो एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस, वो इन सब से निकाले जा सकते हैं। आपको केवल इसमें बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी शंट जनरेटर याद रखना है, जिससे आप इन सब के बारे में अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी आर्मेचर करंट कितनी होगी, लोड वोल्टेज, शंट रेजिस्टेंस और हमारी लोड पावर और हमारी आर्मेचर पावर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट इसका जो डेरिवेशन पार्ट था मैंने आपको बताया है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। यूज के बारे में बता दो आपको, जैसे हमारा एसएससी जेई था और हमारा यूपीपीसीएल और हमारा यूपीसीएल और जितने भी हमारे डिप्लोमा या बीटेक लेवल या हमारे आईटीआई लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं ना स्टूडेंट,
उन सब से काफ़ी ज़्यादा बार हमारे डीसी सीरीज जनरेटर और हमारे डीसी शंट जनरेटर के यूजेस के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हमारा जो डीसी शंट जनरेटर होता है उसका कहाँ पर यूज़ किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से एक सही होगा और 3 गलत। तो स्टूडेंट अगर यूज़ के बारे में बात करें कि इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो पहला जो यूज़ है स्टूडेंट इसका वो क्या है कि हमारा डीसी शंट जनरेटर अल्टरनेटर के एक्साइटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अल्टरनेटर क्या होता है स्टूडेंट? अल्टरनेटर भी एक एसी जनरेटर होता है जो क्या जिसका मेन कार्य क्या होता है स्टूडेंट? हमारी मैकेनिकल एनर्जी को एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अर्थात जो अल्टरनेटर के अंदर हम स्टूडेंट हमारी जो फील्ड वाइंडिंग होती है जो हमारा मेन फील्ड क्रिएट करने का कार्य करती है, तो उसके एक्साइटेशन के लिए हम डीसी शंट जनरेटर का यूज़ करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट डीसी शंट जनरेटर एकमात्र ऐसा डीसी शंट जनरेटर होता है जो लगभग कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करने का कार्य करता है। क्योंकि स्टूडेंट हमारे अल्टरनेटर जो होते हैं उन्हें एक्साइटेशन के लिए हमारी कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो हमारा शंट जनरेटर क्या करता है स्टूडेंट? हमारा डीसी शंट जनरेटर उस अल्टरनेटर को कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करने का कार्य करता है। अर्थात जो हमारे अल्टरनेटर होते हैं वहां पर हम डीसी शंट जनरेटर का भली भांति रूप से यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा यूज है स्टूडेंट हमारा बैटरी चार्जिंग। बेसिकली आपको पता होगा स्टूडेंट जो हमारा बैटरी होते हैं, बड़े बड़े बैटरीज वगैरह जो होते हैं स्टूडेंट, वहाँ पर हम कहीं ना कहीं डीसी शंट जनरेटर का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो बैटरीज होते हैं स्टूडेंट, बड़ी बैटरी जो होती है वहाँ पर हमें डीसी सोर्स की ज़रूरत होती है, अर्थात उन्हें चार्ज करने के लिए हम डीसी शंट जनरेटर का यूज़ करते हैं। तीसरी क्या बात है स्टूडेंट हमारे डीसी शंट जनरेटर के बारे में कि इसका यूज हमारे पैरेलल ऑपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। मान लेते हैं आपके पास में कोई लोड सेक्शन है जहां पर आपको एक डीसी शंट जनरेटर से कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या काम करते हैं स्टूडेंट? माना आपको यहाँ पर 4000 वोल्ट की ज़रूरत है और आपका जनरेटर केवल 1000 ही वोल्ट जनरेट कर रहा है, तो क्या करते हैं स्टूडेंट? हम आपस में पैरेलल में ऐसे हमारे कुछ 4 या 5 डीसी जनरेटर को कनेक्ट कर सकते हैं। या आपको कहीं पर एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होती है जो आपको एक साथ कार्य करती रहे, तो क्या करते हैं स्टूडेंट? आपस में 4-5 हमारे डीसी शंट जनरेटर को यूज करके हम आपस में किसी लोड को चला सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है स्टूडेंट हमारा? अगर आपका कोई एक शंट जनरेटर खराब हो जाता है तो हमारे लोड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात हमारा जो लोड सेक्शन होता है उसमें आपस में उसी प्रकार से कार्य होता रहेगा जिस प्रकार से पहले से हो रहा है। तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए भी हम डीसी शंट जनरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट हम इसके यूज के बारे में। तो पहला जो यूज है स्टूडेंट वो क्या है हमारा? बैटरी चार्जिंग। बैटरी चार्जिंग। दूसरा क्या है स्टूडेंट हमारा? अल्टरनेटर के एक्साइटेशन। अल्टरनेटर एक्साइटेशन अर्थात अल्टरनेटर के एक्साइटेशन के लिए भी हम डीसी शंट जनरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट हमारा? पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन का एक मुख्य फायदा क्या है स्टूडेंट हमारा? इन चारों आप जितने भी पैरेलल में डीसी शंट जनरेटर कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट? ये इक्वली आपस में लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे क्या होता है स्टूडेंट? केवल एक जनरेटर पर अधिक लोड नहीं पड़ने के कारण ये आपस में उस लोड को
सभी पैरेलल में कनेक्ट जो जनरेटर है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि सभी जनरेटर आपस में सुरक्षित रहे, किसी एक जनरेटर पर लोड अधिक ना पड़े। तो इस प्रकार से इनके 3 यूज होते हैं स्टूडेंट, हमारा बैटरी चार्जिंग के लिए, अल्टरनेटर के एक्साइटेशन के लिए, अर्थात हमारे अल्टरनेटर के फील्ड को एक्साइटेशन प्रदान करने के लिए। तीसरा क्या है स्टूडेंट, हमारा पैरेलल ऑपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट आज का जो केवल इतना ही टॉपिक था कि हमारा डीसी शंट जनरेटर होता क्या है, बेसिक कंस्ट्रक्शन, कुछ बातें और कुछ हमारे फॉर्मूला जो है निकल कर आए। इन सब के बारे में अगर आप काफ़ी अच्छी तरह से इसी को पढ़ेंगे तो इससे बाहर आपको डीसी शंट जनरेटर में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। केवल मात्र इसी सब से हमारे डीसी शंट जनरेटर के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ आपको आज का जो टॉपिक है डीसी शंट जनरेटर समझ में आया होगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों को बताएं और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, बाकी अगले लेक्चर में। तो थैंक यू स्टूडेंट।